महात्मा गांधी। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो पूरी दुनिया में एक ही छवि उभर कर सामने आती है, शांति और अहिंसा के एक महान प्रतीक की। शांति के दूत, अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक। पूरी दुनिया उनको ऐसे ही तो जानती है ना? एक ऐसी विरासत जिसका हर कोई सम्मान करता है। पर क्या यही पूरी कहानी है, या उनकी विरासत में कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिन पे ज्यादा बात होती ही नहीं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ हमारा मकसद गांधी की छवि को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो उनकी विरासत को एक कह सकते हैं कि बैलेंस्ड नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन ऐतिहासिक विवादों पर नजर डालेंगे जिनकी चर्चा अक्सर नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनके नेतृत्व की। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक फैसले लिए जिन पर आज भी इतने सालों बाद भी सवाल उठते हैं। उनके कुछ फैसलों ने तो बहुत बड़े विवादों को जन्म दिया, जैसे 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक से रोक देना, या फिर क्रांतिकारियों का खुलकर विरोध करना, और तो और 1939 में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद छोड़ने पर मजबूर कर देना। इन सभी फैसलों का उस वक्त बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। हुआ ये कि 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई, और बस इसी एक घटना के बाद गांधी जी ने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब जो आलोचक थे, उनका कहना था कि इस एक फैसले ने अंग्रेजों के खिलाफ जो पूरे देश में एक लहर उठी थी ना, उसे एकदम से रोक दिया। और यहीं पर हमें आज़ादी को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ थे गांधी जी और उनका अहिंसक असहयोग का रास्ता, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, जिनका मानना था कि सीधी कार्रवाई ही एकमात्र रास्ता है। बस इसीलिए कई हिस्टोरिकल क्रिटिक्स का ये मानना है कि गांधी जी के तरीकों ने न सिर्फ आज़ादी मिलने में देर लगा दी, बल्कि जो दूसरे क्रांतिकारी थे उनकी ज़्यादा असरदार रणनीतियों को भी कमज़ोर कर दिया। अच्छा, ये तो हुई लीडरशिप की बात। अब जरा विचारधारा के संघर्षों पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि जाति, नस्ल और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों पर गांधी जी के विचार भी काफ़ी विवादित रहे हैं। खासकर जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उनके शुरुआती लेखों में नस्लीय भेदभाव के सबूत मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भारतीयों को कल्चर के हिसाब से अफ्रीकियों से बेहतर मानते थे। इतना ही नहीं, वो दोनों नस्लों के मेलजोल के भी खिलाफ थे। हाँ, ये बात सही है कि कई स्कॉलर्स मानते हैं कि बाद में उनके विचार बदल गए थे, लेकिन उनके ये शुरुआती विचार आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। अब गांधी अम्बेडकर के बीच जो टकराव हुआ, उसे समझने के लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, और वो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचक मंडल। ये बेसिकली एक ऐसा पॉलिटिकल प्रपोजल था जिसमें दलितों जैसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सिर्फ अपने उम्मीदवारों को ही वोट करने का हक मिलता। इससे होता क्या? इससे उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन पक्का हो जाता। ये पूरा टकराव अपने पीक पर तब पहुंचा जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के लिए इसी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर दी। उनके लिए ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का रास्ता था, पर गांधी जी को लगा कि इससे तो हिंदू समाज ही बढ़ जाएगा, और उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन यानी फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। अब जाहिर है गांधी जी की जान बचाने का दबाव इतना ज्यादा था कि अम्बेडकर को पीछे हटना पड़ा और पूना पैक्ट साइन करना पड़ा। और इसी समझौते के बाद डॉक्टर अम्बेडकर का वो मशहूर बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी के दबाव की वजह से दलितों को एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये एक लाइन ही इस पूरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का गहरा असर बताने के लिए काफ़ी है। चलिए, अब हम गांधी के जीवन के शायद सबसे पर्सनल और नैतिक रूप से सबसे विवादित पहलू की तरफ चलते हैं, और वो थे उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेलिबेसी की शपथ लेना। अब गांधी जी ने अपनी स्पिरिचुअल प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रयोग किए, जो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुए। इन प्रयोगों में क्या होता था? इसमें वो युवा लड़कियों के साथ सोते थे, और इन लड़कियों में उनकी अपनी ग्रैंडनीज भी शामिल थीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रैक्टिस को लेकर उनके करीबी लोग जैसे नेहरू तक बहुत असहज थे, और उन्होंने इसकी आलोचना भी की थी। आज के ज़माने में जब स्कॉलर्स इस व्यवहार को देखते हैं तो वो इसे अत्यधिक संदिग्ध और नैतिक रूप से बहुत समस्याग्रस्त बताते हैं।
और ये दिखाता भी है कि समय के साथ साथ सही गलत के पैमाने कैसे बदल जाते हैं। तो ये सब जानने के बाद गांधी की एक कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स तस्वीर हमारे सामने आती है। अब असली सवाल ये उठता है कि हम गांधी, जो एक आइकॉन है, और गांधी, जो एक इंसान थे, इन दोनों के बीच एक तालमेल कैसे बिठाएं? गांधी वाकई में विरोधाभासों से भरे एक इंसान थे। देखिए, एक तरफ उनकी जबरदस्त उपलब्धियां हैं, भारत को आज़ादी तक लेकर गए, पूरी दुनिया को अहिंसा का एक नया फलसफा दिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनके वो विवादास्पद पहलू भी हैं। उनके शुरुआती नस्लीय विचार, उनके कुछ रणनीतिक फैसले जो गलत साबित हुए, और उनके वो निजी प्रयोग जिन पर सवाल उठते हैं। तो आखिर में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये जरूरी है कि हम उनकी शानदार उपलब्धियों को भी देखें और साथ ही उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी स्वीकार करें, क्योंकि इतिहास के किसी भी बड़े किरदार को सिर्फ हीरो या विलन की तरह देखना, मेरे ख्याल से ये इतिहास को जरूरत से ज्यादा सिंपल बना देना है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि हमें इतिहास के ऐसे कॉम्प्लेक्स किरदारों को आखिर याद कैसे रखना चाहिए। क्या उनकी गलतियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना चाहिए, या फिर हमें उन्हें उनकी पूरी अच्छाई बुराई के साथ, उनकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ समझना चाहिए? ये सोचने वाली बात है।